हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 95 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 71 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या है? मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है पूरी तरह अनावश्यक है, आवश्यक है। 3 है किसी भी वर्ग की विचारधारा पर का प्रतिनिधित्व नहीं करता, समाप्त कर दिया जाता है। तो समाजवादी राज्य में राज्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा पूरी तरह जो है राज्य आवश्यक है। राज्य क्या है? आवश्यक है। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य आवश्यक है। ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। व्याख्या है फ्रेंड्स, मार्क्सवादी समाजवाद पूंजीवाद के तुरंत बाद की स्थिति है, जिसे सर्वहारा की तानाशाही भी कहा जाता है। इसमें राज्य रहता है किंतु वह जनसाधारण के पक्ष में होता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य करने और कार्य के अनुसार उपलब्धियां मिलती है। इस अवस्था में निजी संपत्ति की धारणा खत्म हो जाती है। मतलब कि कोई भी चीज़ रहेगा तो उस पर राज्य जो है उसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ऐसा है, आवश्यकता के अनुसार ऐसा ही समाजवाद है। आगे चलते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलन थे परंतु समाजवादी मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? ये किसके बारे में एक कथन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया है कि वे राजनीतिक में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? तो कौन, किसके बारे में यह कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे। ऐसा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक थे। अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीय अशांति का पिता कहते थे। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति का पिता या जनक कहते थे। उन्होंने मराठा में अंग्रेजी, जो मराठा अखबार था उसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया और केसरी को मराठा भाषा में या मराठी भाषा में प्रकाशित किया। तो ये याद रखेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर निकाला गया था 2, तो एक था मराठा और दूसरा था केसरी। जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था और जो केसरी थी वो क्या था? मराठी भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। तो दोनों का प्रकाशन किया गया, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। गणेश उत्सव जो है, शिवाजी उत्सव और गणेश जी उत्सव जो मनाने का परंपरा इन्हीं के द्वारा भी लाया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट तथा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी की। लोकमान्य तिलक राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? यह वाक्य किसने कहा है? किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है,
प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णतया में साझेदारी है, यह वर्णन किसने किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है एडमंड वर्क, ऑप्शन 2 है अरस्तु, ऑप्शन 3 है मैकाइबर और ऑप्शन 4 है मार्गन। ऑप्शन 4 क्या है, मार्गन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर हो जाएगा एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने इसकी व्याख्या की थी। आंसर 1 सही हो गया। व्याख्या देखते हैं। एडमंड बर्क ने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णतया में साझेदारी है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? ऑप्शन 1 है लोकतांत्रिक विचारधारा पद्धति में, ऑप्शन 2 है शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा पद्धति में, 3 है समाजवादी विचार पद्धति में और 4 है समष्टिवादी विचार पद्धति में। तो किसमें क्या है कि स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है कानून को? तो आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर 2 शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा पद्धति में। शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। व्याख्या देखते हैं। शास्त्रीय उदारवाद में सरकार की शक्ति को सीमित करके व्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल करने पर प्राथमिक जोर दिया जाता है। इस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है, अर्थात मनुष्य को उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये वाक्य आपका उदारवाद कहता है, शास्त्रीय उदारवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, ऑप्शन 2 है भारत के संविधान की उद्देशिका का, ऑप्शन 3 है सोवियत नागरिकों के अधिकारों से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, और 4 है यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। तो आंसर जो जाएगा 1 के साथ जाएगा दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण जो तथ्य है वो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से लिया गया है या संबंधित है। तो आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का है। अमेरिकी घोषणा पत्र द्वारा व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है, ये आपको बताना है। A.V. डाइसी, हरमन फाइनर, 3 है R.G. गेटले, 4 है F.W. बिलोवी। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा, A.V. डाइसी। आंसर क्या हो जाएगा? A.V. डाइसी। A.V. डाइसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक को लिखा है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसकी है? तो आंसर हो जाएगा A.V. डाइसी की। व्याख्या देख लेते हैं। A.V. डाइसी ब्रिटिश न्यायविद और संवैधानिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है। उनकी पुस्तक का नाम है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को रेखांकित किया है। डाइसी ने कहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय कल्याण का आधार है। डाइसी का जो कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय कल्याण का आधार है, ऐसा डाइसी महोदय ने कहा है। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं 77 नंबर। निम्नलिखित में से किसने अधिकार तंत्र या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है?
निम्नलिखित में से किसने अधिकार तंत्र को, जिसे नौकरशाही भी कहते हैं, को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन 1 है F.M. मार्क्स, बी विल्फ्रेड पेरेटो, मैक्स वेबर, हर्बर्ट ए सीमो। तो आंसर जो जाएगा 3 के साथ जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने, ठीक है, अधिकार तंत्र या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। किसमें चित्रित किया है? विवेकपूर्ण सत्ता के रूप में नौकरशाही को चित्रित किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। व्याख्या देखते हैं। मैक्स वेबर ने अधिकार तंत्र को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। उसने नौकरशाही को प्रशासन की एक ऐसी अवस्था माना है जिसकी विशेषता है विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव। तो उनकी विशेषता क्या है दोस्तों नौकरशाही की? उसमें विशेषज्ञता होनी चाहिए, उनको निष्पक्ष होना चाहिए और उनमें थोड़ा सा कठोरतापन अर्थात मानवता का थोड़ा सा अभाव रहता है, ऐसा इन्होंने मैक्स वेबर ने कहा है, विशेषता बताई है। एक व्यक्ति वैधानिक नियमों के अंतर्गत ही सत्ता का प्रयोग कर सकता है। एक व्यक्ति वैधानिक नियमों के अंतर्गत ही सत्ता का प्रयोग कर सकता है, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। 78 नंबर क्वेश्चन, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया था? प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है प्लेटो ने, ऑप्शन 2 है अरस्तु ने, ऑप्शन 3 है बोधा ने और ऑप्शन 4 है लाक ने। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बोधा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा बोधा। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? तो उसने बोधा ने किया था। व्याख्या देखते हैं। जीन बोधा एक फ्रांसीसी न्यायविद और राजनीतिक दार्शनिक थे। वे अपने प्रभुसत्ता के सिद्धांत के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उनके मुख्य लेख राज्य सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान के क्लासिकल रूप में जाना जाता है। उनके मुख्य लेख जो राज्य सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान के क्लासिकल रूप में जाना जाता है। तो इस तरह इनको प्रभुसत्ता के लिए और राजनीतिक विज्ञान के जो क्लासिकल लेख हैं उनके लिए भी जाना जाता है। 2 तरीके से जाना जाता है बोधा को। 79 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर दिया है एक तरफ आपके सूची 1 जिसमें अवधारणाएं हैं, सूची 2 जो है विचारक हैं। विचारक ने जिन अवधारणाओं से उनका संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये है आपका, ठीक है, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किससे संबंधित है ये आपको बताना है। और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किसका है ये बताना है। दार्शनिक उग्रवाद और फिर है नागरिक सद्गुणों की अभिवृत्ति की पूर्वदशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो ये सब आपको मिलान करना है। तो आप देख रहे हैं कि आपका राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये बोसांको से संबंधित है, बोसांक से संबंधित है। ए का 4 कर लेंगे, ए का 4 कर लेंगे दोस्तों। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किसने दिया है? तो ये तीसरे से हो जाएगा, ठीक है। राज्य का और विधि का सामान्य सिद्धांत किसने दिया है? तो कैल्सन इसके संबंधित है, इससे कैल्सन ने इस विचार को दिया था। तो एक कैल्सन का हो जाएगा। आगे है आपका दार्शनिक उग्रवाद। जो दार्शनिक उग्रवाद है वो बेंथम का है, ठीक है, बेंथम हो जाएगा। और नागरिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति की पूर्वदशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो ये आपका हो जाएगा डी का पहला से, डी का हो जाएगा दोस्तों पहला से। तो हमारा आंसर जो हो गया आपको दिख गया होगा। तो आपका पहला ये आंसर हो जाएगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला दिख ही रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला दिख रहा है, इस तरह आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला ये आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने मिलान कर बता दिया है। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांक, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन,
दार्शनिक उग्रवाद वेंथम तथा नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद किससे संबंधित है? मैकियावेली से संबंधित है। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ, मध्यम वर्ग, सर्वहारा, समाजवाद, नव लोकतांत्रिक। तो आंसर जो जाएगा ए के साथ जाएगा बुर्जुआ मध्यम वर्ग। बुर्जुआ मध्यम वर्ग के साथ जाएगा दोस्तों। व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक चली थी, जिसके फलस्वरूप राजतंत्र की समाप्ति तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। तत्कालीन समय में फ्रांसीसी समाज विषम और विकसित था। तत्कालीन समय में, उस समय में फ्रांसीसी जो समाज था वो विषम था और विकसित था। वह 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। इस क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ अर्थात मध्यम वर्ग था। इस वर्ग की आर्थिक दशा तो ठीक थी, किंतु राजनीतिक और सामाजिक स्थिति निम्न थी। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा हुआ है। यह विश्वास किसके साथ जुड़ा हुआ है? नव उदारवाद के साथ, नव अनुदारवाद के साथ, नव मार्क्सवाद के साथ। इनमें से किसी के साथ नहीं। इनमें से किसी के साथ नहीं। तो आंसर जो जाएगा एक के साथ जाएगा दोस्तों, नव उदारवाद के साथ। यह जो विचारधारा है, जो विश्वास है, वो किसके साथ जुड़ा है? तो नव उदारवाद के साथ जुड़ा है। व्याख्या देख लेते हैं। नव उदारवाद विचारधारा के अनुसार एक देश का लक्ष्य दूसरे देश से सापेक्ष लाभ के बजाय पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना होता है। अर्थात अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता, क्योंकि नव उदारवादी नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और अहस्तक्षेप की नीति को सर्वोपरि मानते हैं। आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सहलेखक हैं। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सहलेखक हैं। किसके सहलेखक हैं? किस पुस्तक के? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है दास कैपिटल के, ऑप्शन 2 है एंटी डू हरिंग के, और ऑप्शन 3 है जर्मन आइडियोलॉजी के, और ऑप्शन 4 है क्रिटिकल ऑफ दी गोथा प्रोग्राम के। तो आंसर जो जाएगा 3 के साथ जाएगा दोस्तों, जर्मन आइडियोलॉजी के। तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सहलेखक हैं जर्मन आइडियोलॉजी के। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स थे। दोनों लोग थे, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कहीं एंगल्स लिखा रहेगा तो ध्यान रखेंगे। मार्क्स और एंगल्स दोनों मार्क्सवादी सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी सहलेखन किया है, मतलब साथ में लेखन किया है किसका? और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, आगे दिया था। आगे 83 नंबर क्वेश्चन। फासीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? फासीवादी निम्न में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? ऑप्शन 1 है समाज की निगमनवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञा पालन तथा अनुशासन। 83 का तो आंसर जो जाएगा 83 का दोस्तों वह 3 के साथ जाएगा। ठीक है, सर्वहारा की तानाशाही। फासीवाद निम्न में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? तो सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता था। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। फासीवाद इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित
फ्रांसियो डी कम्बेटिमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था, जो वर्ष 1919 में प्रारंभ हुआ, जिसमें समाज की निगमनवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, आज्ञा पालन तथा अनुशासन से संबंधित सिद्धांत निहित हैं, परंतु यह सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रूसो के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन एक सही है, ये आपको बताना है। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी वेस्टिस्तवाद के परित्याग द्वारा संविधा सिद्धांत के मूल का रूपांतरण किया, सही बात है। रूसो ने हाब्स और लॉक के संविधा सिद्धांत को अधिक संगत और सुव्यवस्थित बनाया। तो आप देखेंगे हाफ लॉक रूसो जो है, तीनों की जो ये संविधा सिद्धांत है वो अलग अलग है, थोड़ा उसमें अलग है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रूसो ने पूर्ववर्ती संविधा जो चिंतक थे, नैसर्गिक विधि और नैसर्गिक अधिकार की परंपरा को जारी रखा, ऐसा कुछ नहीं किया। राज्य की प्रकृति के बारे में रूसो के समान निष्कर्ष राजनीतिक दर्शन में प्रत्यक्षवादी सर्वाधिकारवादी परंपरा के आगमन का अभिव्यंजित नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें से सही लग रहा है हमको वो ए है, और शायद ए ही सही आंसर है। तो ए 84 का नंबर 1 आंसर सही हो जाएगा। रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो वह सही है, रूसो ने तर्क बुद्धिवादी वेष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविधा सिद्धांत के मूल का रूपांतरण किया। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं। रूसो बुद्धि के स्थान पर भावनाओं को ज़्यादा महत्व देता है। रूसो बुद्धि के स्थान पर भावनाओं को ज़्यादा महत्व देता है। उसने अपने निबंध में बुद्धि को भयानक बताया है। उसने अपने निबंध में बुद्धि को भयानक बताया है क्योंकि वह श्रद्धा को काम करती है। वह श्रद्धा को कम करती है। जो बुद्धि है वो श्रद्धा को क्या करती है? कम करती है। विवेक बुरा होता है क्योंकि वह नैतिकता को नष्ट कर देता है। विवेक जो होता है नैतिकता को नष्ट कर देता है। जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वो देखते हैं कि तर्क पे ज़्यादा जोड़ देते हैं, किसी चीज़ को तार्किकता से सोचते हैं। तो वही कह रहा है कि विवेक बुरा होता है क्योंकि वह नैतिकता को नष्ट कर देता है, अधिक नैतिकता नहीं रहती है। तथा विज्ञान विश्वास को नष्ट करता है। विज्ञान जो होता है वो क्या करता है? विश्वास को नष्ट कर देता है। विज्ञान भी तर्क पे आधारित होता है। अतः उसने बुद्धिवादी वेष्टितवाद के परिणाम द्वारा संविधा सिद्धांत के मूल का रूपांतरण किया है। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। 2 है, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। ये तो हमको गलत लग जा रहा है, दूसरा एकदम गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता, ऐसा उसका मानना है। मिल का जो मानना है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और न ही विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता, ऐसा उसका मानना है। तो आंसर जो जाएगा वो आपका 4 के साथ जाएगा दोस्तों, 4 सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना था। तो फ्रेंड्स
यह 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्त वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्त आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सभी दोस्तों को आपको दिल की गहराइयों से सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। सबको थैंक यू कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। आप जो लोग हमारे वीडियो को अंत तक देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत खास हैं, इसलिए उन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सभी को धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।